तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में सेक्शन नंबर 73 ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सर, सबसे पहले सेक्शन नंबर 73 के बारे में आप इसकी एक बेसिक फिलोसॉफी समझ लो। सेक्शन नंबर 73 ये बोलता है कि प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। और यदि मैं इसका दूसरा नाम बोलूं ना, ये बड़ा अकड़ू है, ये बड़ा जलू सेक्शन है। ये बोलता है कि यार कोई भी कंपनी जो है ना, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है। आपको पता है पहले सेक्शन का नाम ना ऐसे भी बोला जाता था, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, चलो एनीवेज जो भी है, हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड ढेर सारी बातें करेंगे। इस सेक्शन के सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन तकरीबन 24 पॉइंट आएंगे यहाँ पर। उन सारे के सारे 24 पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। सर, सेक्शन नंबर 73 में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन भी बच्चों ने मेरे से क्लास करी होगी उनको पता होगा, मैं बार बार एक बात बोलता हूं। सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए बी सी डी नहीं ई और एफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउएवर यदि हम लोग लिस्टेड कंपनी की बात करें, ठीक है, तो वहां पर सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए बी सी डी नहीं और केवल ई आएगा, वहां पर तो एफ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लोगों को सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 2 और इसके जितने भी क्लॉजेस है, इन सारे की सारे क्लॉजेस का बारीकी से एक एक करके यहां पर डिटेल एनालिसिस जो है वो करना पड़ेगा। सर, सबसे पहले सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 73 ये बोलता है कि जब भी कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो वहां पर उसको जो भी रिक्वायर्ड रिजोल्यूशन होगा वो रिक्वायर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और यहां पर बोला गया है कि यदि कंपनी सेक्शन नंबर 181 की लिमिट के अंदर अंदर है, यानी कि 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस, तो यहां पर कंपनी को केवल और केवल ओआर पास करना है। और उस लिमिट के बियॉन्ड जाओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एसआर पास करना पड़ेगा। नाउ अब मैं यहां पर 73 टू सबसेक्शन मतलब सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए बी सी डी ई, डी नहीं है, ई और एफ को यहां पर बारी बारी से डिस्कस करूंगा। सर, सबसे पहले सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ये बोलता है इशुएंस ऑफ सर्कुलर। जब भी आप मेंबर को डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको उनको एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, एक इनविटेशन देना पड़ेगा। उस सर्कुलर के अंदर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातों को मेंशन करना पड़ेगा। ये जो सर्कुलर होगा, ये सर्कुलर आपको डीपीटी 1 में देना पड़ेगा। और यदि पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में ये जो सर्कुलर है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी के केस में आपको पब्लिक एट लार्ज को देना है। तो फिर वहां पर आपको वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर में एज वेल एज इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आपको ये डीपीटी का सर्कुलर, डीपीटी 1 का जो सर्कुलर है वो इशू करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर डीपीटी 1। तो सर्कुलर किसका होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का। किस फॉर्म में जाएगा, डीपीटी 1 में। यदि आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेंबर के बीच में ही इशू करना है। ऑल्दो भले यहाँ पर सेक्शन नंबर 73 2A में लिखा है कि आपको 2 न्यूज़पेपर में भी देना है, बट हमको पता होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में केवल मेंबर को जाता है, पब्लिक के केस में आपको न्यूज़पेपर में भी देना पड़ता है। हाउएवर एग्जाम में क्या लिखना है वो भी मैं आपको क्लियरिटी से बता देता हूं। एग्जाम में आपको यहां पर लिखना है इनटू 2 न्यूज़पेपर। ठीक है, जैसा बुक में लिखा हुआ है, जैसा स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। ठीक है, फिर आप जब भी यहाँ पर डीपीटी 1 दोगे तो कंपनी को यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने किसी भी तरीके से कोई भी डिपॉजिट के रीपेमेंट में या उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है उसके पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। ठीक है, आपको ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए हमने कोई डिफॉल्ट किया भी था तो उस डिफॉल्ट को ठीक किए हुए आज 5 साल गुजर गए हैं, हमने 5 साल का वनवास भी भोग लिया है। ठीक है, ऐसा करके इनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर इन्होंने बोला है कि जो भी सर्कुलर इशू करेंगे, ये सर्कुलर इशू करने से 30 डेज पहले, एटलीस्ट 30 डेज पहले आपको आरओसी को ये सर्कुलर जो है वो फाइल करना पड़ेगा विद प्रिस्क्राइब फीस। अब दूसरा सवाल ये उठता है मालिक कि ये जो भी सर्कुलर होगा, इस सर्कुलर की वैलिडिटी कितनी, बहुत ध्यान से सुनना। अक्सर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया यही है कि मालिक कंपनी जो भी सर्कुलर इशू करेगी अपने मेंबर्स को, उस सर्कुलर की वैलिडिटी कितनी। तो मालिक उस सर्कुलर की वैलिडिटी है आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने से विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर, और एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर। वापस से बोलता हूं, सर्कुलर जो भी आपने मेंबर को इशू किया है उसकी वैलिडिटी कितनी। तो मालिक सर्कुलर आपने जो भी मेंबर को इशू किया है उसकी वैलिडिटी है आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने से विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर, और एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर, यहां तक का आपका सर्कुलर जो है वो वैलिड होगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है, हर साल जब भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे तो फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू इशू अ न्यू सर्कुलर, अ फ्रेश सर्कुलर आपको यहां पर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब मैं यहां पर 73 2B की बात करता हूं, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर टू आरओसी 30 दिन पहले
मतलब मेंबर को या पब्लिक को ये सर्कुलर न्यूज़पेपर में सर्कुलर इशू करने से 30 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आरओसी को ये सर्कुलर फाइल करना पड़ेगा। सर 73(2)(c) की बात करता हूं, जहां पर बात होती है DRRA की, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। सर आपको ना 1 अप्रैल पे खड़े रहकर ये देखना है, जब भी आपका ईयर बिगिन होगा आपको 1 अप्रैल पे खड़े रहकर ये देखना है कि इस साल 31 मार्च के एंड पे, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड पर कितने रुपए की डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर मैच्योर होने वाली है। ये कहां पर खड़े रहकर देखना है आपको, 1 अप्रैल पे खड़े रहकर देखना है। आप 1 अप्रैल पे खड़े रहकर देखोगे कि इस साल मेरी कितने रुपए की डिपॉजिट मैच्योर होने वाली है। जितने रुपए की डिपॉजिट मैच्योर होने वाली होगी उसका 20% अमाउंट आपको DRRA में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर कब तक ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा बिफोर 30 अप्रैल, है ना। 1 अप्रैल पे खड़े रहकर देखना और 30 अप्रैल तक आपको 20% अमाउंट जो है मिनिमम ये डिपॉजिट करना है इनटू DRRA। सर इस अमाउंट का हम लोग करेंगे क्या, सर जब भी आप डिपॉजिट को रीपेमेंट करोगे, है ना, जब भी आप डिपॉजिट का रीपेमेंट करोगे तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप DRRA से अमाउंट को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। आगे इन्होंने बोला है सेक्शन नंबर 73(2)(e) जो कि बोलता है सर्टिफिकेट एज टू नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। तो मालिक आपको ना ये सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि आपने डिपॉजिट के रीपेमेंट या उसके ऊपर इंटरेस्ट के पेमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। चलो मालिक अब एक नया रूल आ गया जहां पर इन्होंने बोला है कि यदि आपने कोई पास्ट में डिफॉल्ट कर भी दिया है तो एटलीस्ट आपके 5 साल जो है वो इलैप्स हो जाना चाहिए, ठीक है, तब जाकर आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आपको पता है यहां पर ना एग्जम्पशन है, और अब आपको पता है ये जो एग्जम्पशन है ना इसके बाद भी एक और एग्जम्पशन आएगी। ये दोनों एग्जम्पशन मैं आपको समझाता हूं, ये दोनों एग्जम्पशन क्या है। सर पहली जो एग्जम्पशन है ना वो कंप्लायंस से रिलेटेड एग्जम्पशन है, मतलब इन पर्टिकुलर कंपनीज को ये जो मैंने आपको 73(2)(a)(b)(c)(e) और F के कंप्लायंस बताए ना, यहां पर ये कंप्लायंस से छूट की बात करी है। सर आपको पता है आगे ना वापस से एक और एग्जम्पशन आएगा, वहां पर ना एक्सेप्टेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड ना छूट मिलेगी। आपको पता है बहुत सारे बच्चों को ना बेटा यहां पर कंफ्यूजन होता है कि मालिक एक जगह स्टार्टअप कंपनी के लिए 5 साल लिखा हुआ है और मालिक एक जगह स्टार्टअप कंपनी के लिए 10 साल लिखा हुआ है। बोले मालिक बहुत बड़ी गलती हो गई है, त्राहिमाम मालिक त्राहिमाम। तो बेटा मैं आपको बताता हूं, जहां पर कंप्लायंस से रिलेटेड छूट दी गई है ना वहां पर स्टार्टअप कंपनी को इनिशियली 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड छूट दी गई है, और जहां पर अमाउंट के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड छूट दी गई है ना बेटा वहां पर 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से छूट दी गई है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। सर आपको पता है सेक्शन नंबर 73(a)(b)(c)(d) नहीं है, और ई से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है ऑफ सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 2 वो इन सर्टेन टाइप की कंपनीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बिना सर्कुलर इशू किए, बिना आरओसी को फाइल किए, बिना DRRA क्रिएट किए, और यदि कोई डिफॉल्ट हो भी गया है तो उनको 5 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखना है कि करंट ईयर में किसी भी टाइप का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। करंट ईयर में किसी भी टाइप का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। तो ऐसी कौन सी कंपनी होगी, सर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिन्होंने, ध्यान से सुनना, अपनी एक्सेप्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर नॉट एक्सीडिंग 100%, मतलब जिन्होंने अपने मेंबर से डिपॉजिट जो है वो 100% से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करी है। किसका 100%, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस, यानी कि 181(c) की लिमिट के अंदर अंदर है बेटा। दूसरा इन्होंने बोला है कोई ऐसी स्टार्टअप कंपनी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है इनिशियली 5 साल तक अपने मेंबर से, तो मालिक उनको भी सेक्शन नंबर 73(2)(a)(b)(c)(d) नहीं ई तक का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। और सर ऐसी कोई भी कंपनी जो कि ये इनमें से कोई भी कंडीशन, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करती है, वापस से बोलता हूं रुको, सर कोई भी ऐसी कंपनी जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती है उनको भी यहां पर 73(2)(a) से लगाकर ई तक का डी को छोड़कर कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। सर बोले क्या वो कंपनी जो है ना वो एसोसिएट या सब्सिडियरी कंपनी नहीं होना चाहिए। सर उस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है ना बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बॉडी कॉर्पोरेट से, सर वो लेस देन होना चाहिए कितनी, ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 करोड़ विच एवर इज लोअर। और सर कंपनी का किसी भी तरीके का एग्जिस्टिंग यानी कि सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी कंपनी ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर देती है तो उनको भी 73(2)(a)(b)(c)(d) नहीं ई और एफ का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है मालिक, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग यहां पर आते हैं अगली बात पे, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी। यदि देखो सबसे पहली चीज प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने मेंबर से अनसिक्योर्ड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है ना। यदि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो आपको कोई प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम लोग बात करें पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनी जनरली सिक्योर्ड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकती है, और वहां पर अब आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना,
आप यहाँ पर जो भी चार्ज क्रिएट करोगे वो कंपनी की प्रॉपर्टी पे करोगे, वेदर इट कैन बी टेंजिबल और इंटेंजिबल्स। पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जनरली इंटेंजिबल्स पर, जनरली इंटेंजिबल्स पर आप चार्ज क्रिएट करके डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका फेयर वैल्यूएशन नहीं आता है। ठीक है, तो मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, लिखा हुआ है, बट इंटेंजिबल के ऊपर कभी भी यहाँ पर चार्ज क्रिएट करके आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में 73 सबसेक्शन नंबर 3 आता है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ये मिनिमम फॉर 6 मंथ्स, मैक्सिमम फॉर 36 मंथ्स, लेकिन ये 6 मंथ्स के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, जहां पर इन्होंने बोला है कि मिनिमम पीरियड 6 महीने से कम होकर 3 महीने भी हो सकता है, पर इसके लिए आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड होना चाहिए, और आप ये जो 3 महीने के लिए फंड एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आपका 10% ऑफ पेड शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम आपके अकाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर यदि कंपनी ने डिपॉजिट के रीपेमेंट में या इसके ऊपर किसी भी तरीके के इंटरेस्ट के पेमेंट में यदि कोई डिफॉल्ट कर दिया है, तो जो भी एग्रीड पार्टी होगी या जो भी डिपॉजिटर ट्रस्टी होगा इन डिपॉजिटर्स के बिहाफ पर, वो एनसीएलटी में जाकर यानी कि ट्राइब्यूनल में जाकर एप्लीकेशन देगा, वहां पर रिक्वेस्ट करेगा और बोलेगा कि मालिक हमको जो भी हमारा पैसा था वो हमारे डिपॉजिटर्स का पैसा आप इन्हें लौटा दो। ठीक है सर, उसके बाद में इन्होंने बोला है अनयूटिलाइज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। सर आप डिपॉजिट के रीपेमेंट के अलावा उनका उनका जो बैलेंस है, डीआरआर का जो बैलेंस है, उसका यूटिलाइजेशन आप किसी और पर्पस के लिए नहीं कर सकते हो, केवल और केवल डिपॉजिट के रीपेमेंट के लिए ही कर सकते हो। सर टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड, मैं पॉइंट नंबर 10 पे चल रहा हूं अभी स्टडी मटेरियल के सेक्शन नंबर 73 में, जहां पे इन्होंने बोला है सर मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स, और जो 6 मंथ्स का पीरियड है वो 3 मंथ्स पे भी हो सकता है, पर वहां पर 2 बातों का ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म पर्पस होना चाहिए और 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है मालिक, उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बोला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। मालिक हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कंपनी जो है वो 35% से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। हाउ एवर अब यहां पर वापस से एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, जहां पर इन्होंने बोला है कि 35% की लिमिट के बियॉन्ड जाकर भी कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, 35% की लिमिट के बियॉन्ड जाकर भी कंपनी क्या कर सकती है, यहां पर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी? सर ऐसी कंडीशन होगी, सबसे पहली चीज, एनी प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज और एसपी अकाउंट के बैलेंस जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया मालिक, 100% हो गया, मतलब 35% की लिमिट को इन्होंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे जनरली फॉर ऑल कंपनीज अदर देन प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी। तो जनरली सारी कंपनी के लिए 35%, लेकिन आईएफएससी पब्लिक कंपनी और अदर एनी अदर प्राइवेट कंपनी के लिए 100% की लिमिट हो गई। सर एक स्पेसिफिक टाइप की प्राइवेट कंपनीज होती है जिनके लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब वो जितनी चाहे उतनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और हमेशा ध्यान रखना, जब ये स्पेसिफिक प्राइवेट कंपनी यदि 100% से ज्यादा की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है मालिक, तो यहां पर इनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अब ओआर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो कंपनी कौन कौन सी है अब देखना, यहाँ पर स्टार्टअप कंपनी की लिमिट जो है ना वो 10 साल आ जाएगी फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। सेकंड में इन्होंने बोला है कंपनी विच सेटिस्फाइड ऑल दी कंडीशंस। ठीक है, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की। वो कंपनी ना तो एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए, बोरोइंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और किसी भी तरीके का कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये बात हमको यहाँ पर ध्यान रखना है मालिक, जब हम लोग पॉइंट नंबर 11 पढ़ेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूंगा जब सेक्शन नंबर 76 पढ़ाऊंगा। ठीक है, ट्रस्टी टू कॉल मीटिंग ऑफ द डिपॉजिटर। मालिक जब भी 1/10 डिपॉजिटर इन वैल्यू जब भी एप्लीकेशन देंगे, तो उनको यहाँ पर डिपॉजिटर ट्रस्टी को मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो गया या कोई डिफॉल्ट कर दिया है कंपनी ने, तो यहाँ पर डिपॉजिटर ट्रस्टी जो है वो डिपॉजिटर्स की मीटिंग कंडक्ट करेगा। सर पॉइंट नंबर 14 होता है सीलिंग ऑन रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेबल ऑन डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर बोला गया है मालिक कि मैक्सिमम रेट वो होगा जो आरबीआई ने एनबीएफसी के केस में डिसाइड करके रखा है, और ब्रोकरेज का रेट भी वही होगा जो आरबीआई ने डिसाइड करके रखा हुआ एनबीएफसी के केस में। पर ब्रोकरेज के केस में एक स्पेशल बात ये ध्यान रखना है मालिक कि आपको यहां पर एक प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए किसी को भी, कि हमने ब्रोकर के थ्रू सॉलिसिट करके ये डिपॉजिटर लाए हैं, तो ब्रोकर और कंपनी के बीच में एक प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं होगा, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा, तो वहां पर वो ब्रोकरेज पेमेंट वैलिड माना नहीं जाएगा। सर उसके बाद में फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर मेकिंग डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिटर को देना पड़ेगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म लेने आएगा डिपॉजिटर और वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फाइल करेगा। सर डिपॉजिट इन जॉइंट नेम, मैक्सिमम 3 ही जॉइंट डिपॉजिटर हो सकते हैं जो कि कंपनी में मिलकर डिपॉजिट देंगे। सर जो भी डिपॉजिट वो देंगे तो उनका नाम कैसे मेंशन किया जाएगा, किस नाम से उनकी डिपॉजिट एक्सेप्ट की जाएगी? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि विथ और विदाउट एनी ऑफ द क्लॉजेस नेमली जॉइंटली, ईदर और सर्वाइवर हो सकता है, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर हो सकता है, एनीवन और सर्वाइवर हो सकता है। ठीक है, पर ये क्लॉज कब ऑपरेट करेगा बेटा? एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑपरेट करेगा, उसके पहले इस क्लॉज का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। सर जब भी बात पैसे की आएगी ना, आप इस बात की गांठ बांध लेना, गठान बांध लेना कि जहां भी पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पर नॉमिनेशन की बात आएगी, तो जहां पर भी जब भी कंपनी के मतलब कंपनी में कोई भी डिपॉजिटर डिपॉजिट देगा तो उनके साथ में उनका एक नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी मेंशन किया जाएगा। सर डिपॉजिट रिसीट, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कंपनी के पास या तो मनी रियलाइज हो गई या कंपनी को मनी मिल गई या जो भी चेक है वो चेक रियलाइज हो गया या जिस डेट पर इन्होंने एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को रिनीव करवा लिया है वहां से 21 डेज के अंदर अंदर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी की कंपनी को डिपॉजिट रिसीट जो है वो इशू करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि ये कौन फर्निश करेगा डिपॉजिट रिसीट, या तो डिपॉजिटर यानी कि कंपनी या फिर कोई उसका एजेंट दे देगा, और इसके ऊपर साइन होंगे जो भी ऑथोराइज ऑफिसर होगा उसके या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के इसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। इसके ऊपर डेट लिखी होगी, नाम एंड एड्रेस लिखा होगा डिपॉजिटर का, कितना अमाउंट दिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और किस दिन ये मेच्योरिटी हो जाएगी उसकी भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। आपको रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्री मैच्योर डिपॉजिट से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग 76 में करने वाले हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको डीपीटी 3 में 30 जून के पहले पहले फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आपको ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिटर जो है वो फाइल करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर डीपीटी 3 विद प्रिस्क्राइब फीस। सर मैं पॉइंट नंबर 22 पे आ गया हूं। यहां पर इन्होंने बोला है नो राइट टू ऑल्टर एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट। मालिक एक बार जब आपने सर्कुलर इशू कर दिया, डिपॉजिटर ने आपको एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद आप यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। सर आपको ना डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आपने कितने रुपए की डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है, कितने रुपए की पैसे मतलब कितने रुपए आपको डिपॉजिट मनी में डायरेक्टर से मिले हैं, डायरेक्टर के रिलेटिव से मिले हैं, वो भी आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। सर एक और चीज मैं आपको सर्कुलर के टाइम पे यानी कि 73(2)(a) के टाइम पे ही बोलना था लेकिन वो रह गया था। सर जब भी कंपनी डिपॉजिट का सर्कुलर इशू करेगी और यदि वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली है तो सर्कुलर के अंदर उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कि नाउ द कंपनी इज एक्सेप्टिंग अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। ठीक है, वो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। सर मैं पॉइंट नंबर 24 पे हूं, वो पेनल इंटरेस्ट रेट की बात करता है। यदि कंपनी ने डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो जितने भी दिन का वो डिफॉल्ट करेंगे ड्यू डेट से उस पे कंपनी को 18% के हिसाब से ओवरड्यू अमाउंट पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मालिक यहां पर अल्टीमेटली बताई है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, कंपनी ने यदि कोई भी डिपॉजिट रूल से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो कंपनी और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पनिशमेंट मिलेगी ₹500 पर डे। और यहां पे इन्होंने बोला है इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इन काउंटिंग वन विद द फर्दर फाइन विच मे बी एक्सटेंड अप टू ₹500 पर डे के तौर पे यहां पर लगते जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन इज कंटिन्यू। और यहां पर जो लमसम फाइन लगेगा वो कितना रुपए बोला इन्होंने, मैक्सिमम फाइन जो रहेगा वो 5000 रुपये रहेगा। तो 5000 प्लस ₹500 पर डे का यहां पर फाइन लगेगा। मालिक ये मैंने आपको सेक्शन नंबर 73 का पूरा की पूरा एक डिटेल और बेहतरीन लेवल का पॉडकास्ट दिया हुआ है। यदि आप पहली बार भी सेक्शन को पढ़ने जाओगे इस पॉडकास्ट के थ्रू तो भी तुम ये पूरा की पूरा सेक्शन यहां पर रिवाइज कर सकते हो। मिलता हूं मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉडकास्ट में जहां पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 76 के कुछ एडिशनल पॉइंट से रिलेटेड, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचे हुए उसको मैं उस नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।